और राकेश कैसे हो? ठीक है सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल है? ठीक है सर। तो और कहाँ रहते हो? बनारस में रहते हो कि बाहर रहते हो? नहीं सर, बनारस में सारनाथ। अच्छा, सारनाथ में। सारनाथ में किधर घर है? सर, सारनाथ के उत्तर साइड में, स्टेशन से उत्तर जाना है, 2 किलोमीटर अंदर। अच्छा अच्छा। चलो। तो इधर 2 दिन से बारिश ही हो रही है। आवाज नहीं आ रही है क्या ठीक तुम्हारी? सर हाँ, पर नेटवर्क का इशू खरा था होगा सही, आज। लेकिन हम सोच रहे थे क्लास आज लें कि ना लें, क्योंकि बहुत जगह हो सकता है गाँव में नेटवर्क का इशू होगा आज। बारिश लगातार हो रही है रात से। चलो खैर। वो हम इस टॉपिक का जो है प्राचीन भारत के वानस्पतिक और जो प्राणी शास्त्री या जूलॉजिकल और बॉटनिकल जो हैं, जो हमारे अवशेष हैं जो मिले हैं, जो हमारा इतिहास है, इसके बारे में मैटर थोड़ा सा हमने भेज दिया है। हिंदी में रिटर्न था। आपके ग्रुप पर ही भेजा है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इस टॉपिक को थोड़ा सा अपने से भी कोशिश करके तैयार करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये किताब में आपको एक जगह सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा ये टॉपिक। इसको थोड़ा सा हमें पूरा जो हमारा प्री हिस्ट्री का पीरियड है, उन चैप्टर्स जैसे जो भी आर्कियोलॉजी वाले ग्रुप के लोग होंगे या जो गैर आर्कियोलॉजी के भी होंगे लेकिन इनके पास पुरातत्व विमर्श होगी, उसमें जो प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो चैप्टर्स है उसको हम पढ़ेंगे, तो वहाँ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होगी धीरे धीरे कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ हमारे यहाँ सबसे पहले थीं और किनका प्रयोग हम लोग करते थे। अ, एक शब्द आता है, जैव विविधता। तान्या, तुम जानते हो जैव विविधता का मतलब क्या होता है? नो सर। बायोडाइवर्सिटी। देखो, ये जैव विविधता का मतलब होता है किसी क्षेत्र में कि किसी क्षेत्र में कितने प्रकार के प्राणी शास्त्रीय और वनस्पति शास्त्रीय किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसका अपना पूरा एक बहुत लंबा इतिहास होता है, ठीक है? लंबा इतिहास की उसका मनुष्यता के इतिहास से भी लंबा इतिहास होता है। जो हमारे जिस हम पर्यावरण में रहते हैं, जैसे कि हम मानो कि उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार और इस तरह का जो वातावरण, तो यहाँ का जो जैव विविधता है, जो बायोडायवर्सिटी है, जिसमें कि प्राणी भी आएंगे, वनस्पतियाँ भी आएंगी, इनका विकास लाखों साल में हुआ है, ठीक है? इन सब से हमारा जो जैव जो पूरा जो यहाँ का इन्वायरमेंट है तैयार हुआ है। ये शब्द जो है, इसमें 2-3 शब्द यूज़ होते हैं जब आप लोग इन्वायरमेंटल हिस्ट्री का ये पार्ट होता है, लेकिन इसको क्योंकि आर्कियोलॉजी में सब चीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाता है, जो मटेरियल हिस्ट्री का पार्ट होता है, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा जानना होता है, ठीक है? इसमें 2-3 शब्द यदि हम जानेंगे, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, आप इसको खोजिएगा कि ये क्या है, नेट वगैरह से मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से उस क्षेत्र का जितना जो प्राणी या जो जीव हैं विकास होता है, वो सब होते हैं। जो मैंने आपको मैटर भेजा है उसमें संक्षेप में बहुत लिखा है कि किस तरह से पृथ्वी का विकास, खासकर भारतीय भूखंड का विकास हुआ था, और ये करोड़ों वर्ष में विकसित हुआ है। और यहाँ की जो प्राणी और वनस्पति जो होंगे वो भी करोड़ों वर्ष में विकसित हुए होंगे, ठीक है? उन तमाम जीवों में से एक जीव मनुष्य भी है, ठीक है? तो मनुष्य अकेले रहेगा तो उसका जीवन नहीं चलेगा, उसके लिए एक पर्यावरण की ज़रूरत होती है। वो एक फूड चेन, जो आप लोग ये भी नाम सुने होंगे, फूड चेन होता है। उसमें सारे लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मनुष्य कुछ वनस्पतियों पर, कुछ जानवरों पर डिपेंड होता है, जो कुछ जानवर दूसरे जानवर पर डिपेंड होते हैं। इस तरह से पूरा एक श्रृंखला चलती है। भारत का जो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में माना जाता है कि ये हिस्सा कभी ऑस्ट्रेलिया उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ था, ये भारत वाला पूरा भूखंड। और इस पूरा भूखंड को एक विशाल भूखंड या गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था।
और ये लगभग कई करोड़ वर्ष पहले की कहानी है। उसी दौरान ये क्षेत्र जो है उससे कोई भूगर्भिक हलचल हुआ, अलग हो गया, और लगभग यह बताया जाता है कि जो एशियाई भूभाग जो अलग हुआ उसके भी अलग होने का टाइम जो है लगभग 5 से 3.5 करोड़ वर्ष पहले ये चीज हो चुकी थी। इसके बाद धीरे धीरे भारतीय भूभाग का निर्माण हुआ। यहाँ हिमालय नया पर्वत है, तो नया पर्वत मतलब ऐसा नहीं है कि 10, 20, 100, 200 साल पुराना, ये भी करोड़ों वर्ष का है, लेकिन विकास हुआ इसमें। तो पहले हिमालय पर्वत जो बना, हिमालय पर्वत की वजह से इस पूरे भारतीय महाद्वीप को एक विशिष्ट आइडेंटिटी मिली। और उसके पहले का जो आप आर्कियोलॉजी में जो पुरातत्व विमर्श, यदि उस पुस्तक को आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि उस पुस्तक में आप पढ़िएगा कि जो नवपाषाण काल से पहले का इतिहास है, जो यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल से पहले हम जाएंगे, तो उस समय पृथ्वी पर चक्र आता था। चक्र में कभी बहुत बर्फ गिरती थी, कभी बहुत गर्म मौसम हो जाता था। इस तरह के चक्र जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो इस तरह का स्टडी करके अनुमान दिए हुए हैं। तो और उस समय का जो वातावरण था, जो नवपाषाण काल यानी कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व के पहले की बात हम कर रहे हैं। तो उस समय का वातावरण बहुत मानवों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं था, ठीक है, और मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बहुत ही अस्थायी था। फिर नवपाषाण काल के बाद इस क्षेत्र में एकाएक मौसम में परिवर्तन आया। वो परिवर्तन जो एक बड़ा पूरी दुनिया में वो परिवर्तन हुआ, उसे होलोसीन युग का परिवर्तन कहा जाता है। उस परिवर्तन के बाद जो ये जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, दक्षिण एशियाई महाद्वीप में, इस क्षेत्र में एक नम किस्म का, आर्द्र किस्म का वातावरण तैयार होना शुरू हुआ और वर्षा की मात्रा बढ़ने लगी। वर्षा की मात्रा बढ़ी तो साथ में विविध प्रकार के वनस्पतियों का विकास हुआ, जंगलों का विकास हुआ, और साथ साथ जब जंगल आए, पानी आया, तो साथ में प्राणी भी अलग अलग तरह के पहले से थे, वो विकसित हो रहे थे, लेकिन उन्हें एक पर्याप्त वातावरण मिला। और जो भूगर्भ शास्त्री हैं और पुरातत्व शास्त्री हैं, उनका मानना है कि 10,000 साल ईसा पूर्व के आसपास के बाद का जो मौसम का परिवर्तन था, वो मानवों के साथ साथ वो क्रमशः धीमा परिवर्तन हुआ और मानवों के रहने के लिए काफ़ी उपयुक्त रहा। तो इस दौरान ही हमारा पूरा जो हमारा, चाहे वो भौतिक विकास हुआ चाहे सांस्कृतिक विकास हुआ, हम लोगों ने इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया कि अस्थाई जीवन बनाया। दूसरे, हम लोगों ने कृषि की शुरुआत की। उसके पहले जो कृषि, कुछ वनस्पतियां थी धरती पर, उसका हम लोग को जो चीज़ मिल जाता था खा लेते थे, कोई पहचान नहीं थी, कोई अस्थायित्व तो नहीं था। लेकिन ये सारी चीज़ें नवपाषाण काल से शुरू हुई, और इसके बाद हम लोग जो उसके पहले की वनस्पतियां जो प्री हिस्टोरिक हैं, यानी पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड की थी, और जो न्योलिथिक, चालकोलिथिक या आयरन एज, इनकी परिस्थिति में काफ़ी अंतर था। तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारा जो इसमें स्टडी होगा, स्टडी मटेरियल का आधार होगा, हमने कुछ मटेरियल आपको भेजा है संक्षेप में, थोड़ा सा और हम भेजेंगे आपको। उसमें चूंकि हमने उसको थोड़ा सरल रूप में लिख के भेजा है, उसका यदि वानस्पतिक नाम के साथ भेजते तो जैसे गेहूं है, तो गेहूं की ही कम से कम 4 वैरायटियां इंडस वैली से मिली हैं, तो उनको थोड़ा सा याद वाद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इस वजह से मैंने उनका वानस्पतिक नाम के साथ नहीं भेजा। एक पुस्तक का मटेरियल है, यदि वो मुझे मिल जाए तो मैं आपको अलग से फिर भेज दूंगा उसको। मैंने सरल रूप में उसको लिख के भेजा है, आप लोग उसको एक बार समझ लीजिएगा, फिर आप चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब हम पुरातत्ववेत्ताओं ने जब एक्सकेवेशंस हुए हमारे, लिटरेचर देखिए, हमारे यहाँ जो इन दोनों चीज़ों के अध्ययन का आधार है, लिटरेचर और आर्कियोलॉजी, दोनों को मिला के चलना होगा, क्योंकि हालांकि ये पूरी तरह से हमारा भौतिक स्रोत पर आधारित है, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा भौतिक स्रोत जहाँ कम कम मिलते हैं, वहाँ पर हम लिटरेचर का सहारा लेते हैं। तो हमारा जो वैदिक साहित्य है, कालिदास का साहित्य है, अमरकोश है, अर्थशास्त्र है, इनके अध्ययन से भी हमें इस चीज़ का सपोर्ट मिलता है कि हमारे यहाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ होती थी, धान या खासकर जो कृषित प्रजातियाँ हैं। अर्थशास्त्र, अमरकोश और कालिदास के साहित्य से हमारे यहाँ कृषित प्रजातियाँ जो थी, जैसे धान है, गेहूँ है, जौ है, दाल है, इनकी जानकारी या फलों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पुरातात्विक जो खनन है, उससे हमें जो
बीज किसी भी तरह से कार्बनीकृत रूप में माने परिवर्तित होकर बचे हुए हैं, उनका हमें जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली यदि कोई बीज ऐसे छूट जाएगा तो या तो वो जम जाएगा या वो सड़ जाएगा। लेकिन यदि किसी परिस्थिति विशेष में वो कार्बनीकृत रूप में हो जाता है या जल जाता है और वो इंटैक्ट रह जाता है, तो फिर वो लाखों वर्ष तक बचा रहता है, और वही हमारे अध्ययन का आधार होता है। ठीक है। तो ये वनस्पतियों को प्राप्त करने के तरीके हैं, उसके बारे में आप लोगों में से कोई जानता है किस तरह से हमें प्राचीन वनस्पतियों की जानकारी प्राप्त होती होगी? कोई उस पर बताएगा? सर पैलिनोलॉजी से। हाँ, पैलिनोलॉजी। पैलियो। सर अगर पैलिनोलॉजी सर, अगर सर वहाँ पे सर सरफेस में अगर एल्कालाइन मटेरियल अगर नहीं है तो वो ज़्यादा ज़्यादा वर्ष तक वो रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद हाँ, वो पैलिनोलॉजी पूरा। मेथड से पता कर सकते हैं कि ये कब का है और क्या है। हाँ, एल्कलाइन मेथड, एल्कलाइन एल्कलाइन सर्विस रहेगा, मटेरियल। फिर क्या होगा? सर एल्कलाइन सरफेस, अगर वहाँ पे एल्कलाइन मटेरियल अगर सरफेस में मौजूद नहीं है तो वो जो सर वनस्पतियों को जो भी सर सीड्स है या फिर कुछ तत्व जो उसके रह जाते हैं सरफेस में, वो सड़ते नहीं हैं। अगर एल्कलाइन मटेरियल नहीं रहेगा तो, एल्कलाइन मटेरियल रहेगा तो फिर हम्म। वो सड़ जाते हैं, जिससे कि पता नहीं चलेगा। फिर पैलिनोलॉजी मेथड से सर उसका हम्म। वर्ष ज्ञात किया जा सकता है, कितने वर्ष पुराना है और ये क्या है, ये सब कुछ पता कर सकते हम्म। हैं। कई मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे कि जो मेन टेक्निक है, जैसे कि उसमें एक फ्लोटेशन टेक्निक होती है, उसके माध्यम से भी वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का है। कुछ लोग। हाँ, बोलो। खैर, हम लोग को उस टेक्निक्स के बारे में बहुत डीप नहीं जानना, ये जानना है कि किस तरह प्रिजर्व रहते हैं। तो जो वनस्पतियां प्रिजर्व हैं, तो हमारे पास जो हमारे साधन हैं जो पुरातात्विक उत्खननों में मिले हैं, उसमें जैसे कि हमें पैलियोलिथिक साइट्स जो हैं हमारा, तो जो हमारे पुरातन हम लिखा है, मैंने आपको जो मैटर भेजा है, इधर हम गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों में कालपी ये जालौन के निकट एक प्लेस है, कानपुर का और जानपुर के आसपास में। वहां से हमें कुछ, पहले हम जानवरों पर आते हैं, तो जानवरों के जो अवशेष मिले हैं, वहां से एक्सकेवेशन में कुछ मिले हैं। हालांकि जानवर रहते होंगे ऐसा नहीं था, लेकिन देखो बहुत से जानवर होंगे। और एक मिनट जरा, तो रहते होंगे, लेकिन जब हमें जब एक्सकेवेशंस में मिलता है कोई चीज, या फिर बाद के पीरियड में हमें कलात्मक उदाहरणों से या किसी स्मारक पर चित्रण से मिलता है या कोई वर्णन मिलता है अभिलेखों में, तब उसकी पुष्टि हो जाती है स्पष्ट रूप से। तो कालपी के निकट जो पैलियोलिथिक साइट है, वहां से हमें हाथी, घोड़े और गाय की हड्डियों के मिलते जुलते अवशेष प्राप्त हुए हैं। शुरुआत में देखिए, हाथी और घोड़े घोड़े का बहुत विवादास्पद वो रहा है केस। तो शुरू में इसकी जंगली वैरायटी थी। घोड़ा भी एक वैरायटी का नहीं होता है, उसमें बहुत सी वैरायटियां होती हैं। ठीक है। तो जैसे इंडस वैली को लेके बहुत सा विवाद रहा है कि घोड़ा मिला है कि नहीं मिला है, तो बाद में 2-3 स्तर से रिपोर्टेड हुआ, वो भी उसकी जंगली वैरायटी थी वो। तो ठीक है। तो इसमें से बहुत सी जो जंगली जानवर थे, बाद में उनको पालतू बनाया गया और उसका विधि था। तो कालपी से हमें जो मिले हैं अवशेष, उनमें हाथी, घोड़े और गाय की पहचान की गई है। इसको अध्ययन करने वाले लोग जो पशुओं का अध्ययन जो पहचान करते हैं, उन लोगों को, वो लोग हड्डियों के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है। तो वो लोग पशुओं की हड्डियां ही मिलती हैं। पर 15-20 मिनट बाद हम चल रहे हैं। तो हड्डियों के अध्ययन के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। ठीक है। तो इनके विशेषज्ञ तो लोग हड्डियों को पहचानते हैं कौन किस जानवर का हड्डी हो सकता है। आगे चलकर जो पुराने अवशेष हमें पशुओं या जंतुओं के मिले हैं, उनमें यहाँ से आंध्र प्रदेश के करनूल के निकट से और मुश्तल्ला चिंतामनुगावी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुफा थी, जहाँ से स्टोन एज, खासकर अर्ली स्टोन एज के हमें साक्ष्य मिले हैं। वहाँ विविध प्रकार के पक्षियों के और जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए वहां से। चमगादड़, नीलगाय, बारहसिंगा, चीतल, ये सब चीज यहाँ हमें मिलती थी।
और ये अभी भी हमारे मतलब कि भारत से मिलते हैं। और भारत है, ये जैव विविधता का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जो पहले मैंने कहा कि जैव विविधता का मतलब हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण ऐसा रहा है, उन्हें संयोग है, ईश्वरीय कृपा है कि हमारे यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में ऐसा वातावरण रहा कि बहुत से जानवरों के लिए अनुकूल वातावरण था कि यहाँ पैदा होते और अपना जीवन सर्वाइव कर ले जाते। वो मानवों के लिए भी सही था और विविध प्रकार के जीव जंतुओं के लिए। इसी कारण जो विश्व के जो प्रमुख जैव विविधता केंद्र है उनमें भारत में भी है। यहाँ का पूरा एरिया जो है, भारत आज तो छोटा हो गया, जिस जिस पीरियड में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो पूरा बांग्लादेश और पाकिस्तान लिए हुए था। और इस पूरे क्षेत्र का आप इन्वायरमेंट के बारे में यदि आज भी अनुमान करेंगे तो सोचेंगे कि यहाँ पर हर तरह की दुनिया के जितने भी इन्वायरमेंट हो सकते हैं वो सारे इन्वायरमेंट साउथ एशिया में एग्जिस्ट करते थे। इसी कारण हमारे इस उपमहाद्वीप में, इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, महाद्वीप का छोटा रूप, इस क्षेत्र में दुनिया के जो जो विविध प्रकार के जंतु पाए जाते हैं उसका कोई ना कोई उदाहरण यहाँ पाया ही जाता है। क्योंकि यहाँ विविधता अनेक प्रकार की है। यहाँ बर्फीला मौसम भी है, हिमालय जैसे उच्च पहाड़ भी हैं, और दलदली मौसम भी है, रेगिस्तान भी, सब कुछ है यहाँ, ठीक है। तो इस कारण आप पूरे एशिया, जो साउथ एशिया है, जहाँ जो मैंने बेहतर भारत का जो कॉन्सेप्ट था उसमें सारी चीजें थी। तो यहाँ से जो हमें अवशेष मिले, विविध प्रकार के जंतुओं के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बहुत से पुरातत्ववेत्ताओं ने, चाहे वो BHU के पुरातत्ववेत्ता हों, चाहे डेक्कन कॉलेज के पुरातत्ववेत्ता हैं, उन लोगों ने साइट, क्योंकि ये अध्ययन थोड़ा अलग तरह का होता है, तो एक एक साइट को लेकर अध्ययन किया कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो डेक्कन कॉलेज के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे के पदैया, उन्होंने हुंसगी घाटी है कर्नाटका में, वहाँ का पूरा स्टडी किया पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का। और उन्होंने पाया कि आज के जितने विविध प्रकार के जो हम लोग सब्जियां खाते हैं या साग वगैरह खाते हैं उसमें से कुछ विशिष्ट प्रजातियां वहाँ पर उस पीरियड में पाई जाती थी। उन्होंने एक लंबा स्टडी किया और ये पाया कि, और 2 सीजन का उन्होंने अध्ययन किया वहाँ पर, बरसात के सीजन का और फिर एक बार सूखा मौसम होता था उसका, दोनों का स्टडी करके वहाँ की वनस्पतियों का पूरा अध्ययन करके निकाला है। और साथ में ये बताया कि किस किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पैदा हो सकती थी। इस आधार पर उन्होंने अनुमान किया कि जंतुओं में विविध प्रकार के पक्षी जो आज भी पाए जाते हैं, जैसे कि खरगोशों की विविध प्रजातियाँ, सुअर, पक्षियों में तीतर, बटेर, और विविध प्रकार के जो छिपकली की प्रजातियाँ हैं, मछलियों की अनेक प्रजातियां हैं, स्तनधारियों की अनेक प्रजातियां हैं, ये सारी वहाँ उन्हें मिली हैं और उनका अवशेष मिला जिनका अध्ययन करके उन्होंने रखा। ये पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य का जीवन प्रायः अभी एक तरह से समझ यायावर था या घुमंतु था। आगे चलकर मेसोलिथिक पीरियड में, यानी कि मध्य पाषाण युग में, धीरे धीरे मनुष्य कोशिश करने लगा कि चीज़ों के बारे में समझ विकसित करे और अनेक जानवरों के साथ और वनस्पतियों के साथ वो नज़दीक का संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, ठीक है। उनके साथ वो बराबर एक स्तर पर घूम फिर के, अभी अस्थायी जीवन पूरा शुरुआत नहीं हो पाया था, लेकिन वो घूम फिर के एक क्षेत्र विशेष में रहने लगा था, ठीक है। इस समय के जो जंगली जानवर हैं वो धीरे धीरे वही जानवर हैं जो आगे चलकर पालतू में तब्दील हो गए। हमारे आसपास, उन्हीं के आसपास वो रहते थे। खासकर मवेशियों में जैसे गाय भैंस हैं, भेड़ बकरी हैं, कुत्ते, ये उनके जीवन में बहुत नज़दीक का संबंध रखते थे। और मध्य प्रदेश के जो मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है, खासकर भीमबेटका है या आदमगढ़ है या बागोर है, तो इन स्थलों का जो अध्ययन किया गया तो पाया गया इस क्षेत्र में अनेक वो प्राणी मिलने लगे जो प्राणी आगे चलकर हमारे पालतू पशु बने न्यूलिथिक पीरियड में। और न्यूलिथिक पीरियड तक आते, हालांकि पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष को माना जाता है कि मेसोलिथिक पीरियड से हैं, लेकिन न्यूलिथिक पीरियड में इसका पूरा डेवलपमेंट हुआ। और न्यूलिथिक जितनी साइट्स हैं वहाँ से हमें विविध प्रकार के जानवर, हर क्षेत्र के लिए कुछ थोड़ा सा वेरिएशन रखते थे। जैसे कश्मीर के क्षेत्र था तो वहाँ पर पालतू पशुओं में कुत्ते का पालतू पशु के रूप में सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाए जाने का अवशेष कश्मीर वगैरह से मिलता है। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में से मध्य भारत से मवेशियों का मिलता है। तो इस प्रकार जो पूरा स्थल थे वहाँ जो अध्ययन किया गया, हड्डियों का अध्ययन किया गया, उसके आधार पर यह अनुमान किया गया कि धीरे धीरे मनुष्यों ने अनेक पशुओं को जिनको उपयोगी पाया उनको अपना
नज़दीक का संबंध तैयार कर लिया, यानी कि उनको अपने आस-पास रखने लगे। शुरू में मांस के लिए रखते थे, बाद में जब कृषि ठीक से शुरुआत हो गई, कृषि में भी धीरे-धीरे शुरुआत हुआ, पहले जौ, इसके बाद फिर गेहूँ आया, गेहूँ सैंधव सभ्यता में विविध प्रकार के गेहूँ के अवशेष देखते हैं। तो या सैंधव सभ्यता में तो बहुत सी चीज़ें मिलने लगी, आप लोग जानते भी होंगे। जैसे सबसे विशिष्ट तत्व क्या था सैंधव सभ्यता का अन्य चीज़ों के अलावा? कौन बताएगा? नीतीश तुम बताओ। अन्य चीज़ों के अलावा सैंधव सभ्यता में एक वो बहुत विशेष चीज़ मिलता है जो दुनिया में बहुत कम जगह मिलता था, कपास। समझे? इसके अवशेष हमें मिले हैं सैंधव सभ्यता से। इसके अलावा दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख खाद्यान्न चावल के अवशेष, प्राचीनतम अवशेष कहाँ-कहाँ से मिले हैं? कौन बताएगा? तान्या तुम ही बताओ। भारत में चावल के प्राचीनतम अवशेष किन-किन पुरा स्थलों से मिले हैं? हेलो। सर और कोई बता, किसी को जानकारी है? सर अभी हाल में ही सर सिद्धार्थ नगर में सर कहीं पे कोई स्थान पे सर चावल के सर अवशेष मिले हैं सर। सर सैंधव सभ्यता में सर लहुरा देव, दमदमा और कोल्डिहुआ से सर चावल के अवशेष मिले हैं। सर इससे भी लहरा पुराना देवा सर जो अभी है वो सैंधव सभ्यता का नहीं है, वो सिद्धार्थ नगर वाला जो कह रहा है वो लहरा सिद्धार्थ देवा नगर का सिद्धार्थ है, नगर। हाँ, वो सैंधव सभ्यता से बहुत पहले का है, वो सबसे पहले का प्राचीनतम है। सर, वो अभी हाल में ही हम मिले लोग हैं। जब आज से 25 साल जब हम लोग पढ़ते थे तो आप लोग के, तो उस समय कोल्डेवा था, प्राचीनतम था। कोल्डेवा इलाहाबाद के निकट है, बिलन घाटी में, वहां से चावल का प्राचीनतम था। बाद में जो वहाँ कोल्डेवा का मिला था उसका टाइमिंग जो निर्धारित किया गया था वो 7000 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व के मध्य का था। फिर लहुरा देवा का मिला तो इसे 8000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के मध्य का माना गया। चावल का, चावल दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख खाद्यान्न था। ठीक है, चावल, जौ, गेहूं बाद में आया है। ठीक है, सैंधव सभ्यता से ये सब चीजें मिली हैं, लेकिन सैंधव सभ्यता बहुत बाद का है ना, 2000 ईसा पूर्व के आसपास या 2500 ईसा पूर्व के बीच में आप रखोगे, तो वहां से तो ये सब चीजें आ ही गई थी। सैंधव सभ्यता में सबसे यूनिक कपास था जो अन्य जगहों पर पहले नहीं मिला था, वहां से रिपोर्टेड हुआ। इसके अलावा विविध प्रकार की चीजें हमें सैंधव सभ्यता से मिली हैं, विविध प्रकार के दलहन। ठीक है, इसके अलावा मेथी, लहसुन, तरबूज, बेर। हमने मैटर भेजा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो उसको बहुत, क्योंकि बहुत विशाल है तो उसको हम लोग को सामान्य रूप से जानना है कि क्या क्या चीज़ें मिलती थी, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और जैसा मैंने कहा कि भारत क्योंकि एक विविध प्रकार की जैव विविधता का क्षेत्र है जिसमें हर तरह की जलवायु थी, और पारिस्थितिकी जो यहाँ का इकोसिस्टम होता है वो जलवायु पर निर्भर करता है। यदि हमारे यहाँ जिस यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं अचानक यहाँ बारिश होना बंद हो जाए तो देखिएगा 10-20 साल में यहाँ का पूरा वनस्पति का सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक है, और चेंज हुआ भी है। ठीक है, इधर लगातार वर्षा की मात्रा कम हुई है तो अनेक ऐसी जो स्थानीय प्रजातियां पहले जो पैदा होती थी, या तमाम फलों की जो नेचुरल प्रजातियां थी, आम की जो देसी आम या महुआ या इन सब की जो देसी प्रजातियां थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, उनकी जगह दूसरी प्रजातियां आ गई हैं। इन सब का स्टडी कर होता है, इसमें जानना चाहिए, और इसका एक लंबा इतिहास है तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। संक्षेप में विभिन्न पुरा स्थलों से खाली ताम्रपाषाणिक युग तक, क्योंकि इसे हमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड तक का ही स्टडी करना है, तो उस पीरियड तक के जो हमारे पास अवशेष हैं जो मिले हैं उनको पुरातत्व विमर्श या आर्कियोलॉजी कोई बुक होगी तो आप उससे स्टडी करके देख लेंगे। तो पुरा स्थलों में ये दिया हुआ था कि वहाँ से किस जानवरों के अवशेष मिले हैं या किन वनस्पतियों के अवशेष मिले हैं, और उतना आप जान जाए तो फिलहाल तो पर्याप्त है। यदि उससे ज़्यादा उनका साइंटिफिक नाम वगैरह जानना होगा तो वो याद नहीं रह जाता है फिलहाल, लेकिन उसका कुछ मैटर हम आपको, जो कुछ विशेष प्रजातियां हैं जैसे चावल है, गेहूं है, इनका हम कुछ मैटर आपको एक आध दिन में भेज देंगे। ठीक है,
और कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। इसको सिंपली इसको एक बार वो कर लीजिएगा, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक पर, क्योंकि यदि डीप जाने का मतलब है हम लोग का, क्योंकि जनरल नेचर का ये पेपर है, इसमें हम लोग को इनका एक सामान्य समझ विकसित करना है। और मोटे मोटे तौर पर हमको जो यहाँ तक याद है, मैं इस पेपर के अधिकांश हिस्से को कवर कर लिया हूँ। आप लोग को लगता है कि कोई टॉपिक छूटा हुआ है कि जो मैंने एकदम से नहीं पढ़ाया है या छूट गया है, तो उसको यदि पढ़ाने की जरूरत है तो आप उसे बताएं तो हम उसको रिपीट कर देंगे। हरिओम, कोई टॉपिक छूटा है तुम्हारे हिसाब से, सिलेबस रखा हो तो देख लो, जिसको हमको बताना चाहिए तो हम नहीं बताए हैं। तो सुनाई दे रहा है जी तुम्हें हरिओम? यस सर। कोई टॉपिक तुम्हारे हिसाब से मेरा छूटा हुआ है जो मैंने कवर नहीं किया है? सर हमें तो नहीं लगता सर हाँ, कोई छूटा, हमें नहीं लगता सर कि कोई छूटा। ठीक है। मैं ऐसा है कि मैं कल क्लास लूंगा तो एक बार रिवीजन कर दूंगा सारे टॉपिक का, फिर से एक डिस्कशन के तौर पर कल मैं क्लास लूंगा, रिवीजन कर दूंगा और बता दूंगा कि मैटर कहाँ है। और आप लोगों को मैं इस पेपर का फिर पूछ लूंगा कि कोई टॉपिक लगता है कि मुझे दोबारा पढ़ाना चाहिए तो वो मैं बताइएगा, तो मैं उसे आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैटर मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ है, यदि जरूरत होगा तो जो हमसे कहेगा हम मैटर प्रोवाइड भी कर देंगे। अधिकांश टॉपिक का मैंने प्रोवाइड किया है आपको, तो मैं बता भी दूंगा, दे भी दूंगा। क्योंकि मेरे पास मैटर बहुत रहता है तो मैं आप लोग के लिए उतना ही मैटर भेजता हूँ जो आपके लिए उपयोगी हो। बहुत ज़्यादा भेजने का मतलब है कि आपको बहुत से पेपर पढ़ने हैं और हर सेमेस्टर में अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, तो वो ज़्यादा मटेरियल कभी कभी कंफ्यूज भी करता है। उतना रहे जानकारी जितने से हमको परीक्षाओं में, हम अपनी इस परीक्षा में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितना जरूरी है उतना हमारा काम हो सके उतना वो करेंगे। आज वाले टॉपिक में आप इसको पहले, चूंकि नया टॉपिक है तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, इसको एक बार देख लो जो मैंने मैटर भेजा है, और अपने किताब को एक बार खोल कर देख लेना। यदि जरूरत महसूस होता है कि नहीं इस टॉपिक को, इसमें ये पॉइंट नहीं छूट रहा है, तो मैं फिर आपको मैं बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। अभी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आज बंद करते हैं। सर 6 की एक सर किताब पढ़ रहे थे सर, उसमें हाँ, से एक एक उल्लेख हुआ था कि इतिहास में जो अनाज या वनस्पति के जो अवशेष मिले हैं सर, वो जो जल गए थे वही अवशेष मिले हैं, वही, और मतलब कच्चे नहीं मिले हैं, जैसे रॉ मटेरियल मैं जिसको। हाँ वो ऐसा होता क्यों? है, जैसे अंकित वो कह रहा था कि देखो, सामान्य तौर पर जो बीज होते हैं वो यदि ऐसे रहेंगे तो या तो जम जाएंगे या फिर वो नष्ट हो जाएंगे। तो उनके लिए दो ही माध्यम है, या तो उन्हें एक ऐसा पर्यावरण मिले कि जिसमें वो सुरक्षित रह जाएं, या फिर जल जाएं। जलने में कभी कभी नेचुरल आग भी लगती रही है, जंगलों में आग लग जाती है नेचुरली, तो जल जाने पर क्या होता है, कार्बन में बदल जाते हैं, कार्बनीकृत हो जाते हैं, वही कार्बनीकृत मैं कह रहा था ना। और फिर वो इंटैक्ट रहेंगे। जब कोई चीज कार्बन रूप में आ जाता है ना, तो आमतौर पर वो लाखों वर्ष तक बचा रह सकता है। और फिर जब एक्सकेवेशन में वगैरह होता है तो कोई जला चीज मिलता है, उसको बहुत सावधानी से उसको वहाँ से उठा के, और फिर उसका जब स्टडी किया जाता है, उसके विशेषज्ञ होते हैं, हम लोग वैसा नहीं समझ पाएंगे उसको, लेकिन जो उसके स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं उनकी उसको उसको पहचान करते हैं, फिर उसके रेडियो कार्बन डेटिंग करके उसका मैंने कितना पुराना है उसका अनुमान करने की कोशिश करते हैं। एक और चीज है जो परागकण होता है, ये भी नई टेक्निक है। जो परागकण होता है जो पौधों के पुष्पों में पाया जाता है, इसको भी स्टडी का आधार बनाया जाता है। परागकण भी ऐसी चीज होती सर है कि यदि वही वो, सर पेलिनोलॉजी जो मैंने बताया ना सर, वो परागकण, सर वो अच्छा पेलियो, वही है सर पेलियोनोलॉजी। अच्छा, मैं उसको ध्यान से, आवाज मेरी कट कट के आ रही थी, हम इसलिए सुन नहीं पाए थे उसको। तो जो परागकण होते हैं उनको भी यदि प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे अल्कलाइन वो कह रहा था, तो वो भी बहुत समय तक रह जाते हैं। लेकिन वो भी उनकी स्पेशलाइज लोग होते हैं, वही स्टडी करके बताते हैं कि ये फला चीज का परागकण है। नॉर्मली वो मतलब कि कलेक्शन में कभी कभी वो मिस हो जाते हैं। सबसे जो नॉर्मल टेक्निक है वो कार्बनीकृत वाला है। कोई जला अनाज मिल गया, उसको स्टडी करके उसका कार्बन डेटिंग करके उसकी प्राचीनता का अनुमान हम लोग कर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर वो, नहीं तो
यदि कच्चा अनाज कोई भी बचा रहेगा तो वो सड़ जाएगा या वो मतलब को अंकुरित हो जाएगा, तो वो उतने समय तक बच नहीं पाएगा। ठीक है। सर डेंड्रोक्रोनोलॉजी से भी सर तिथि निर्धारण किया जा सकता है सर हाँ, वनस्पतियों का? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, लेकिन वो एक ऐसी विधि है कि उसका एक सीमित है, और हर क्षेत्र, हर डेंड्रोक्रोनोलॉजी में ना क्या होता है कि जो पौधा होता है वो हर पौधा उतना आयु का नहीं होता है, कहीं कहीं वो मेथड सही है, लेकिन हर जगह वो यूज नहीं हो सकता है। सर और हमें लगता है कि जो मतलब हरे पेड़ है उन पे ही ये सिर्फ लागू होता है, क्योंकि हाँ, वो हर हर जगह साल मेथड लागू नहीं यूज होता। नहीं है, वो नहीं हो सकता है। और बहुत लंबे आयु के लिए वो, और खासकर जो दबे अवशेष हैं उसके लिए वो बहुत उपयोगी नहीं है। क्योंकि सर सबसे पुराना पेड़ सिकोया का माना जाता है, उसका भी 300 वर्ष माना जाता है, तो यानी इसका हाँ, ये सिर्फ 300 वर्ष तक ही कारगर है। वही ना, उसका एक लिमिटेड स्कोप है। ठीक है, तो देखो हम लोग जो मटेरियल रिमेन्स वाला जो पेपर था उसको हम लोग एक तरह से पढ़े, और विशेषकर जो हमारा जो मेन सोर्स है हमें मैंने समझने का कल्चर को, जो इसमें विशेष रूप से इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस और स्कल्पचर, या हमारा जो वास्तु वाला वो है। अंकित अपना आवाज बंद कर लो, तो गूंज रहा है। तो स्कल्पचर वगैरह है, ये मेन सोर्स है हमारे कल्चर्स को जानने का। फिर आता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, ठीक है। उसमें से जो हमें पुरातत्व का सामग्री जो मिलता है, खासकर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के फेस का, या अर्ली हिस्टोरिक पीरियड तक, ठीक है। तो ये सब मेन सोर्सेज हैं। इसके बाद फिर एडिशनल सोर्सेज में ये सब आते हैं जो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, कि हम चाहे वो पैलियो बॉटनी हो, चाहे पैलियो जूलॉजी हो, इसका अध्ययन करके उस चीज़ों का कौन पौधे थे, कौन वनस्पतियाँ थी, इनका अध्ययन करें। तो ये चीज़ें उतनी पॉपुलर सोर्स नहीं है जितने पॉपुलर सोर्स हमारे इंस्क्रिप्शन हैं, या आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में जो चालकुल वो मिलते हैं, हमारे में दहाड़ मिलते हैं, या विविध प्रकार के जो हमारे टूल्स मिलते हैं। ये सब चीज़ ज़्यादा हमारा मेन जो मटेरियल रिमेन्स का काम करते हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल जो रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें हमको मदद करते हैं, और इनके आधार पर उस पीरियड का पूरा हम हिस्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। कल हम इस पेपर का एक बार रिवीजन करेंगे कि जो जो मेन हिस्सा हम लोग पढ़े और उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। इसके बाद फिर कोई टॉपिक रह जाता है, हम लोग समझ में आया कि नहीं इसे फिर रिपीट करना है, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। और इस वाला टॉपिक को आज आप लोग फिर पढ़ लीजिएगा। कोई पूछ रहा है सैम 1 का मार्क्स कब पोर्टल पर आएगा, तो वो आजकल से हमको लग रहा है बीएचयू में बंद है, हालांकि मार्क्स चढ़ा ही दिए होंगे लोग। तो जो मेन कॉपी है वो डिपार्टमेंट में जचती है, बीएचयू में या वो जहाँ भेज के जसवाते हों, तो उसके बारे में वही जानकारी दे सकते हैं, या बीएचयू का जो सेंट्रल एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का वो जानकारी देता है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके सर।